राज मुस्कुराकर कहता है, जीजू आप इतनी ठंड में सिर्फ शर्ट में क्यों घूम रहे हैं? ये मुंबई नहीं है, मनाली है। और कुछ दिनों बाद स्नोफॉल भी शुरू होने वाला है, जिस वजह से अभी से ही ठंड ज़्यादा हो गई है। इससे पहले आपकी ठंड से तबीयत खराब हो, आप गर्म कपड़े पहन लीजिए। अरमान राज को देखते हुए, अरे भाई, तो तुम्हारी दीदी से पूछने आया था कि मेरे गर्म कपड़े कहाँ हैं, मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। मायरा राज को देखते हुए, राज तुम बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आई। ये कह मायरा रूम में चली जाती है और कबर्ड से अरमान के गर्म कपड़े ढूंढकर निकालती है और बेड पर रखकर जाने लगती है। तो अरमान रूम में आता है और मायरा को इग्नोर कर कपड़े लेकर चेंज करने लगता है। मायरा खुद को इग्नोर होता देख उसे अच्छा नहीं लगता। वो एक नज़र अरमान को देखती है, फिर रूम से बाहर चली जाती है। अरमान रेडी होकर नीचे आता है और तीनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करके तीनों लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे बातें करते हैं। लेकिन अरमान और मायरा एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। मायरा बार बार अरमान की तरफ देख रही थी, लेकिन अरमान ने एक बार भी मायरा की तरफ नहीं देखा था। वो उसे इग्नोर कर रहा था, जो मायरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राज मायरा को देखते हुए पूछता है, दी आपने मुझे क्यों बुलाया है? कुछ काम था क्या? मायरा राज को देखते हुए, हाँ काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मायरा टेबल से फाइल उठाकर राज को देती है। राज फाइल लेकर उसे देखता है और फाइल के अंदर के पेपर पढ़कर हैरान हो जाता है और हैरानी से मायरा को देखते हुए कहता है, दी ये सब क्या है और क्यों कर रही हैं आप ये सब? यह कर राज फाइल बंद करके वहीं टेबल पर रख देता है और खड़ा होकर जाने लगता है। तो मायरा खड़ी होकर राज का हाथ पकड़ उसे रोकती है और उसे देखकर कहती है, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, जो तेरा है बस वही तुझे दे रही हूँ। फिर मायरा टेबल से फाइल उठाकर राज को देती है, लेकिन राज दोबारा उस फाइल को हाथ भी नहीं लगाता। अरमान कुछ समझ रहा था कि उस फाइल में ऐसा क्या है जिससे राज इतना नाराज हो गया है। राज अरमान को देखते हुए, जीजू आप ही समझाओ दी को, जो मेरा था वो आप पहले ही मुझे दे चुके हैं, फिर दी क्यों ऐसा कर रही है? अरमान ने राज और मायरा को देखते हुए कहा, तुम्हारी दी अगर कुछ कर रही है तो कुछ सोच समझ कर ही कर रही होंगी, और मैं तुम दोनों भाई बहन के बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। अरमान ने जब अपने हाथ खड़े कर दिए तो राज ने मायरा से कहा, दी ये प्रॉपर्टी और बिजनेस सब आपका और रियाज का है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। जीजू ने पहले ही मुझे मेरा हक दे दिया है, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मायरा ने राज को सोफे पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठकर बोली, ये सब मेरा नहीं है राज, ये सब प्रॉपर्टी और बिजनेस रियाज और तेरा है। रियाज अभी बहुत छोटा है, तो यह सब तुझे ही संभालना है, और जब रियाज बड़ा होगा तब वो भी अपनी जिम्मेदारी संभालेगा और तू उसका साथ देना। राज ने मायरा से नाराज होते हुए कहा, नहीं दी, मैं ये नहीं लूंगा, मैं अभी इस लायक नहीं हूँ, और आप कितने अच्छे से सब संभाल रही हैं, तो फिर मुझे क्यों ये सब संभालने को कह रही हैं? मायरा राज को देखते हुए बोली, तो मैं तुझे इस लायक बनाऊंगी ना। फिर मायरा उस फाइल से एक पेपर निकाल कर राज को देती है, तो राज वो पेपर पढ़कर बोला, लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी, ये सब आपने कब किया और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मायरा मुस्कुराते हुए, जब तू छोटा था तब सबको कहता था कि मैं बड़ा होकर लंदन जाकर पढ़ाई करूंगा, तो बस मैंने तेरी वो विश पूरी कर दी और तेरा एडमिशन लंदन की टॉप यूनिवर्सिटी में करवाया है, और नेक्स्ट वीक ही तुझे लंदन जाना है। ये रही तेरी फ्लाइट की टिकट, तो जाने की तैयारी करो। राज ने कहा, लेकिन भी, मायरा ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, तुम जा रहे हो मतलब जा रहे हो, और तुम्हें अपने जीजू जैसा बिजनेसमैन बनना है कि नहीं? तो राज ने हाँ में सिर हिलाया। तो मायरा ने कहा, तो फिर बस जाने की तैयारी करो, और तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जीजू ने भी इसी यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट की है। तो राज ने अरमान की तरफ देखा, तो अरमान ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर मायरा ने वो प्रॉपर्टी की फाइल राज को देते हुए कहा, राज ये भी तुम्हारा है, इसे भी रख लो। राज ने कुछ कहना चाहा तो मायरा ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज भाई रख लो, अपनी दी की लास्ट विश समझ कर ले लो। ये सुन राज मायरा पर चिल्लाते हुए बोला, दी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इतना कह राज ने मायरा को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, दी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, इतनी मुश्किलों से तो एक बहन मिली है, आपको मेरी भी उम्र लग जाए और आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा आपसे, और लंदन भी नहीं जाऊंगा पढ़ने। मायरा राज से अलग होकर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अच्छा नहीं बोलूंगी, अब चुप हो जा, देखो तो जरा कैसे छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। वहीं अरमान मायरा की आवाज सुनकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया।
उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वहां से उठकर चला गया। अरमान को जाता देख राज ने मायरा से पूछा, जीजू कहाँ जा रहे हैं? तो मायरा ने जाते हुए अरमान को देखकर राज से कहा, कुछ नहीं, कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया होगा, इसलिए चले गए। कुछ देर बाद राज भी चला जाता है। मायरा को पता था कि उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं जिंदगी के। उसके लिए तो वो सबके बीच नहीं रहेगी, इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस का आधा हिस्सा राज और आधा हिस्सा रियाज के नाम कर देना चाहती थी। वो जानती थी कि उसके जाने के बाद अरमान रियाज को संभाल लेगा। राज के जाने के बाद मायरा को थकावट फील हो रही थी, तो वो अपने रूम में रेस्ट करने चली जाती है। मायरा रूम में आती है तो अरमान उसे कंधों से पकड़कर वहीं दीवार से लगा देता है और गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लग गई हो तुम आजकल? क्या कह रही थी तुम? लास्ट बीस, हाँ? क्या मतलब है इसका? अरमान ने ऐसा इतनी जल्दी किया कि मायरा खुद को संभाल नहीं पाई और दीवार से लगने पर मायरा को अपनी कमर में दर्द हुआ। तो दर्द से मायरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। अरमान ने मायरा को और कसकर पकड़ते हुए उसे दीवार की तरफ और जोर से पुश करते हुए गुस्से में कहा, अब चुप क्यों, जवाब दो। और जोर की धक्का लगने पर अब मायरा को कमर के साथ थोड़ा पेट में भी दर्द हुआ, तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर दर्द से कराते हुए बोली, अरमान यू हर्टिंग मी। अरमान ने जब मायरा के चेहरे पर दर्द के भाव देखे तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर मायरा को हर्ट कर दिया। अरमान ने झट से मायरा को छोड़ा तो मायरा खुद को संभाल नहीं पाई और गिरने लगी, लेकिन वो गिर पाती उससे पहले ही अरमान ने उसे थाम लिया। मायरा ने अरमान का सहारा लेकर खड़े होते हुए अपने एक हाथ को पेट पर रख लिया। उसे हल्का सा पेट में दर्द हो रहा था और साथ ही कमर में भी। मायरा की हालत देख अरमान घबरा गया। उसने मायरा को गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया और डॉक्टर को कॉल करने लगा। मायरा ने अरमान को देखते हुए पूछा, किसे फ़ोन कर रहे हैं आप? अरमान फ़ोन में नंबर डायल करता हुआ बोला, डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ। डॉक्टर का नाम सुनते ही मायरा घबरा जाती है और उठकर बैठते हुए अरमान के हाथ से उसका फ़ोन छीनती है और कहती है, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा ही पेन है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अरमान मायरा से फ़ोन मांगते हुए बोला, मायरा मुझे मेरा फ़ोन दो, मुझे डॉक्टर को बुलाना है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मायरा अरमान को फ़ोन नहीं देती क्योंकि उसे पता था कि अगर डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक करेंगे तो उन्हें सब पता चल जाएगा और वह अरमान को बता देंगे। मायरा अरमान को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। मायरा नामे अपना सिर हिलाती है और अरमान का फ़ोन अपने पीछे छुपाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, वो अचानक झटका लगने की वजह से दर्द हुआ है, थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। अरमान को गिल्टी फील हो रहा था कि उसने एक बार फिर मायरा को हर्ट कर दिया। इस बार उसने मायरा के साथ साथ अपने बच्चे को भी हर्ट किया है। अरमान मायरा के पास बैठता है और उसे कहता है, सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ, मैंने तुम्हें दोबारा हर्ट कर दिया, तुम रेस्ट करो। मायरा अरमान को उसका फ़ोन दे देती है और अरमान मायरा को लेटाकर ब्लैंकेट उड़ा देता है और रूम से बाहर चला जाता है। मायरा सोचती है कि उसे पेट में दर्द क्यों हुआ, कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। फिर अपने ख्यालों को झटक कर वो कहती है, मुंबई जाकर सबसे पहले डॉक्टर से मिलूंगी। मायरा सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके पेट का दर्द अब ठीक हो गया था, तो मायरा उठकर बैठती है और अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। तब उसे याद आता है कि उसने तो अपना फ़ोन ऑफ करके अरमान से छुपा कर रखा है, क्योंकि उसने अरमान से कहा था कि उसका फ़ोन टूट गया है। तभी मायरा की नज़र बेड के साइड टेबल पर रखे अरमान के टेप पर पड़ती है। मायरा उसे उठाकर ऑन करती है और गूगल पर बेस्ड गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर के बारे में चेक करने लगती है। कुछ बेस्ड डॉक्टर के नंबर एक पेपर पर लिखकर मायरा टैब बंद करने लगती है तो गलती से उसे कोई वीडियो चालू हो जाती है। मायरा जैसे ही वो वीडियो पूरा देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मायरा से गलती से जब वीडियो ओपन हो जाती है तो मायरा उसे बंद करने के लिए जैसे अपने हाथ बढ़ाती है तो मायरा की नज़र उस वीडियो में चेयर पर रस्सी से बांध कर रखी सोनल पर पड़ती है। तो मायरा फिर वो वीडियो देखने लगती है। मायरा जैसे ही सोनल का चेहरा देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। मायरा अपने गुस्से को शांत करते हुए आगे वीडियो देखने लगती है, जिसमें सोनल को टॉर्चर करने के बाद वो बताती है कि उसे एक आदमी ने ये सब करने के लिए कहा था। वो अरमान का नाम खराब करना चाहता था और वो इस काम के लिए इसलिए मान गई क्योंकि उसे अरमान चाहिए था। सोनल ने कहा,
उस दिन मैंने अरमान के पानी में नींद की दवाई मिलाकर वेटर से कहकर अरमान तक वो पानी पहुंचाया और अरमान ने पानी पी भी लिया, जिसकी वजह से उसे कोई होश नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर मैं उसे अपने रूम में ले गई और अरमान के कपड़े निकालकर खुद उसके पास लेट गई। मैं नींद में चली गई थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। वो आदमी सुबह होते ही रिपोर्टर लेकर हमारे रूम में आने वाला था, पर बीच में मायरा आ गई और हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। जब मैंने मायरा को देखा तो मुझे वो दिन याद आ गया जब उसने मॉल में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था और मेरी इंसल्ट की थी। और फिर अरमान ने भी मुझे उस मायरा की वजह से खुद से दूर कर दिया था और मुझे थप्पड़ भी मारा था। तो मैंने उस चीज़ का बदला लेने के लिए मायरा के सामने वो सब बातें कह दी और मैं कामयाब भी हो गई। मायरा ने अरमान की बातों पर भरोसा नहीं किया और वहाँ से चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन है। मेरी उससे सिर्फ फ़ोन पर ही बात हुई थी। लेकिन इन सब में ये अच्छा हुआ कि मैंने अरमान और मायरा को अलग करने में कामयाब हो गई। ये कह सोनल जोर जोर से हंसने लगी तो वीर ने गुस्से में आकर आगे बढ़कर उसके गालों पर लगातार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वीडियो देखने के बाद मायरा दर्द से हंसते हुए कहती है, सच कहा सोनल ने, मैंने अरमान पर भरोसा ही नहीं किया, ये जानते हुए कि वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। मायरा वैसे ही बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर लेती है तो उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें निकलकर उसके गाल पर गिर जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद मायरा अपनी आंखें खोल देती है और टैब को टेबल पर रखकर बेड से उठ जाती है और रूम के बाहर निकलकर अरमान को ढूंढने स्टडी रूम में जाती है। जब मायरा स्टडी रूम में पहुंचती है तो उसे अरमान नहीं मिलता। तो मायरा स्टडी रूम से निकलकर आशा के पास जाती है और उससे अरमान के बारे में पूछती है तो आशा उसे बताती है कि अरमान बाहर गया है। मायरा घर के लैंडलाइन नंबर से अरमान को कॉल करती है, लेकिन अरमान उसका कॉल नहीं उठाता। तो मायरा समझ जाती है कि अरमान उससे बहुत नाराज है। उसने अरमान का बहुत दिल दुखाया है। अरमान उससे कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है, फिर भी मायरा ने उसकी एक बात नहीं मानी। मायरा को अब खुद से ही नफरत हो रही थी कि क्यों उसने अरमान पर भरोसा नहीं किया। वहीं अरमान जब मायरा को लेटाकर रूम से बाहर निकला था तब उसे किसी का फ़ोन आया था। फ़ोन पर बात करने के बाद अरमान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जैसे वो जो चाहता था उसे वो मिल गया है। अरमान कॉल कट करके घर से बाहर चला जाता है। अरमान इस वक्त कुणाल के ऑफिस में उसके केबिन में बैठा था और साथ ही कुणाल और अनिल जी भी वहीं बैठे थे और उन तीनों के सामने एक शख्स और था जिसका फ़ोन अरमान को आया था। उस शख्स ने उन तीनों को एक ऐसी बात बताई जिसे सुन तीनों शौक हो गए। कुणाल के केबिन में अरमान, कुणाल और अनिल जी सोफे पर बैठे थे और उनके सामने एक और शख्स बैठा था। यह है रियान बंसल, प्राइवेट डिटेक्टिव, जिसे अरमान ने हायर किया था कपूर फैमिली के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए। जिस दिन अरमान को कुणाल और अनिल जी से पता चला था कि मायरा की फैमिली को किसी ने मारने की साजिश की थी, उस दिन से ही अरमान ने प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लिया था। रियान बहुत ही काबिल और होनहार डिटेक्टिव है। वो अपने काम को बहुत ही प्रोफेशनली करता है। आज तक ऐसा कोई केस नहीं होगा जिसे उसने सॉल्व नहीं किया हो। उसे जितने भी केस मिले उसने वो सभी सॉल्व किए। इसलिए अरमान ने उसे ही चुना कपूर फैमिली के केस को सॉल्व करने के लिए। और इस केस में भी रियान कामयाब रहा। रियान ने पता लगा लिया था कि किसने कपूर फैमिली का एक्सीडेंट किया था। वो सारे सबूतों के साथ ही अरमान से मिलने आया है। रियान ने चाय का कप उठाकर एक सिप लिया और वापस चाय का कप टेबल पर रखकर शांत लहजे में बोला, मिस्टर मलिक, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी वाइफ की फैमिली का मर्डर वही है जिस पर आपको शक है। रियान की बात सुन अरमान की आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अरमान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, करण। तो रियान ने अरमान को देख स्माइल करते हुए कहा, यस, करण सिंघानिया वही है जिसने कपूर फैमिली का मर्डर किया है। अरमान और रियान की बात सुन कुणाल और अनिल जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। कुणाल ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा, करण, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कह कुणाल वहां से उठकर जाने लगा तो रियान ने कुणाल को रोकते हुए कहा, रिलैक्स मिस्टर मेहरा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर करते रहिएगा जो आपको करना है। वैसे भी आप उसे ढूंढेंगे कहाँ? वो तो इस वक्त लापता है। अनिल जी ने अपना गुस्सा शांत कर कुणाल को बैठने को बोलते हैं तो कुणाल भी अपने गुस्से को शांत कर बैठ जाता है।
रेहान अपने कोट की पॉकेट से एक एनवेलप और एक पेन ड्राइव निकालता है और उसे टेबल पर रखकर अरमान के आगे करते हुए कहता है, ये लीजिए मिस्टर मलिक, करण सिंघानिया और उसके बाप के खिलाफ सबूत। सारे सबूत पक्के हैं। अनिल जी हैरानी से रेहान को देखते हुए, बाप मतलब विनोद सिंघानिया भी इसमें शामिल है? दोनों बाप बेटे ने मिलकर मेरे दोस्त और उसकी फैमिली को मारा है। रेहान ने फिर चाय का कप उठाया और एक सिप लेकर कहा, नहीं, मर्डर तो सिर्फ उसके बेटे ने करवाया है और बाप ने उसे छुपाया है। कुणाल ने रेहान को देखते हुए कहा, मतलब? रेहान ने अपनी चाय खत्म की और कप टेबल पर रख शांत लहजे में कहा, मतलब विनोद सिंघानिया को नहीं पता था कि उसका बेटा क्या करने जा रहा है। करण ने कुछ किलर्स को पैसे दिए थे कपूर फैमिली को मारने के लिए, सिवाय मायरा को छोड़कर। फिर रेहान ने कुणाल से पेन ड्राइव की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले आप ये पेन ड्राइव चेक कीजिए, फिर बाकी की बातें मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो कुणाल अपना लैपटॉप लेकर उसमें पेन ड्राइव लगाता है और उस पेन ड्राइव के फोल्डर में एक वीडियो था जिसे कुणाल प्ले करता है। इस वीडियो में वही सब था जो उस वॉइस रिकॉर्डर चेन में सुना था। पूरी वीडियो देखने के बाद अरमान ने रेहान से पूछा, तुम्हें वीडियो कहाँ से मिला? फिर कुणाल ने भी अरमान की बात पर सहमति देते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरा खराब थे। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से हमें यही पता चला था। तीनों रेहान को सवालिया नज़रों से देख रहे थे। रेहान ने उन्हें बताना शुरू किया। उसने कहा, जी हाँ, वहाँ के सभी सीसीटीवी कैमरा उस दिन खराब थे, लेकिन वो सभी कैमरे खराब किए गए थे। उन्हीं किलर्स ने वो कैमरे खराब किए थे ताकि पीछे कोई सबूत ना छूट जाए। लेकिन चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही जाता है, और यह वीडियो वही सबूत है। ये वीडियो मुझे हिडन कैमरा से मिला। कुणाल ने पूछा, हिडन कैमरा? वो वहाँ पर कहाँ से आया? रेहान ने कहा, उस हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा है जहाँ ट्रक ड्राइवर अक्सर खाना खाने के लिए रुकते हैं। वहीं उस ढाबे से मुझे ये हिडन कैमरा मिला। जब मैं उस एक्सीडेंट वाली जगह इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचा तो पूछताछ करते उस ढाबे तक पहुंचा तो मुझे वहाँ हिडन कैमरा दिखा। तो मैंने ढाबे के ऑनर से उस कैमरे के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये कैमरा उसके बेटे ने 7 साल पहले लगाया था, लेकिन वो इस बारे में भूल गया था। तो मैंने उसे कुछ पैसे देकर वो कैमरा ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें मुझे ज़रूर कोई सबूत मिलेगा। और देख लीजिए, सबूत आपके सामने है। कुणाल ने फिर पूछा, लेकिन इन सब से कैसे साबित होता है कि यह सब करण ने ही किया है? रेहान ने कुणाल को देखते हुए कहा, मिस्टर मेहरा, मैंने कहा ना, करण ने यह सब खुद नहीं किया। उसने यह सब पैसे देकर करवाया है। इस वीडियो में जो 2 किलर्स दिख रहे हैं ना, वो करण के भेजे हुए किलर्स हैं। करण को जब पता चला कि कपूर फैमिली वोकेशन के लिए गोवा गए हैं तो उसने उन्हें वहीं मारने का प्लान बनाया। अरमान ने रेहान को देखते हुए कहा, लेकिन तुमने कहा कि वो मायरा को नहीं मारना चाहता था, तो फिर? रेहान ने अरमान को देखते हुए कहा, जी हाँ मिस्टर मलिक, करण मायरा को नहीं मारना चाहता था। जब कपूर फैमिली गोवा गई थी तो मायरा उनके साथ नहीं गई थी, वो यहीं मनाली में थी और ये बात करण को पता थी। इसलिए उसने कपूर फैमिली को मारने का प्लान बनाया। वो तो मायरा अपनी फैमिली के जाने के 2 दिन बाद गोवा गई थी और उसी रात उनका एक्सीडेंट हो गया। ये बात करण भी नहीं जानता था कि मायरा उस गाड़ी में है, क्योंकि उसे तो यही पता था कि मायरा मनाली में है। अरमान ये बात सुन शॉक था। उसने कहा, लेकिन मायरा तो अपनी फैमिली के साथ ही गोवा गई थी, उसने मुझे बताया था। कुणाल ने अरमान को देखते हुए कहा, नहीं अरमान, मायरा और सिया का कॉलेज में एडमिशन होना था तो मायरा ने सबको जाने को कह दिया और खुद एडमिशन करवाकर 2 दिन बाद वो भी गोवा आ जाएगी, यह कहकर वो रुक गई थी, क्योंकि सूरज और निकिता भाभी की एनिवर्सरी आ रही थी और उन्हें अपनी एनिवर्सरी गोवा में सेलिब्रेट करनी थी। हम सब भी जाने वाले थे, लेकिन ऑफिस का इम्पोर्टेंट काम होने की वजह से हम थोड़े दिनों बाद जाने वाले थे। तो मायरा 2 दिन बाद गोवा गई थी और उसी रात ये सब हो गया था। रेहान ने कहा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक्सीडेंट करने के बाद ये किलर्स गाड़ी में कुछ चेक करने आए थे। ये मायरा को चेक करने आए थे क्योंकि करण को एक्सीडेंट के कुछ मिनट पहले ही अपने दोस्तों से पता चला था कि मायरा गोवा गई है। तो उसने किलर्स को फ़ोन कर मायरा को उस गाड़ी में चेक करने को कहा। किलर्स ने जब मायरा को गाड़ी में नहीं देखा तो उन्हें कन्फर्म हो गया कि मायरा उस गाड़ी में नहीं है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब किलर्स को बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो वो वापस आए
और उन्होंने गाड़ी के पेट्रोल टैंक में आग लगा दी ताकि अगर कोई जिंदा भी हो तो वो जलकर मर जाए। आग लगाते ही गाड़ी ब्लास्ट हो गई और जब ये बात विनोद जी को पता चली तो उन्होंने रातों रात करण को अमेरिका भेज दिया। और ये सभी बात मुझे डिटेल में इसलिए पता है क्योंकि मैंने उन 2 किलर्स को ढूंढ लिया है और अपने तरीके से उनसे ये बात उगलवाई कि ये सब किसने और क्यों किया था। और इस वक्त वो दोनों किलर्स जेल की सलाखों के पीछे हैं। पूरे सबूत के साथ मैं उन्हें जेल में डालकर आया हूँ। फिर रियान अरमान की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर मलिक, मनाली में जो आप पर हमला हुआ वो भी करण ने करवाया था और जो आपके घर में आपके बेडरूम में घुस आया था वो भी करण था। वो जब से इंडिया वापस आया था तब से उसकी नज़रें हर पल आप पर और आपकी वाइफ पर थी। अरमान के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन भरा लुक था, जैसे उसे सब पता हो। रेहान की बात सुन अनिल जी और कुणाल घबरा जाते हैं। तो अनिल जी अरमान से पूछते हैं, अरमान, करण ने तुम पर हमला किया और तुमने हमें बताया भी नहीं। फिर कुणाल ने भी अरमान से कहा, और करण कब तुम्हारे घर में और वो भी तुम्हारे बेडरूम तक पहुंच गया। अरमान ने अनिल जी और कुणाल को शांत कराते हुए उन्हें वो सारी बातें बता दी कि कैसे करण बेडरूम तक पहुंचकर मायरा को डराया और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट भी उसने करवाया। अरमान ने फिर कहा, मैंने आप सबको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप सब परेशान हो जाते और शायद मुझे और मायरा को मनाली दोबारा आने भी नहीं देते। और मायरा अपने घर और अपने शहर आकर कितना खुश होती है वो तो आप सबने देखा ही है। तो मैं उसकी खुशी कैसे छीन सकता हूँ। मैं उसे बस खुश देखना चाहता हूँ। अरमान चेक पर साइन कर रियान को देता है और कहता है, मिस्टर रियान, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए हैं आपने। थैंक यू सो मच। रियान चेक लेता है और उस पर अमाउंट देखकर चौंक जाता है और अरमान को देखते हुए कहता है, मिस्टर मलिक, शायद आपने अमाउंट गलत भर दिया है। अरमान रियान को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मिस्टर रियान, आपने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है और आपने इतनी मेहनत भी तो करी है, तो इसे रख लीजिए। रियान ने जितनी फीस इस केस को सॉल्व करने की बताई थी उससे 3 गुना फीस अरमान ने उसे दी थी। रियान मुस्कुराकर अरमान से हैंडशेक करता है, फिर कुणाल और अनिल जी से भी हैंडशेक कर वहां से चला जाता है। अरमान अनिल जी को देखते हुए, अंकल अब मैं चलता हूँ, मायरा मेरा वेट कर रही होगी, उसे मैं बताकर नहीं आया हूँ। अनिल जी मुस्कुराते हुए, ठीक है, तुम जा सकते हो। कुणाल अरमान को देखते हुए, अगले महीने रिया की गोद भराई है, तो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ अरमान कि मैं अपनी दोनों बहनों को गोद भराई से कुछ दिन पहले ही ले जाऊंगा। तो तुम बाद में मायरा को रोकना मत। अगर तुम मायरा के साथ कुछ दिन पहले ही आना चाहो तो आ सकते हो। कुणाल और अनिल जी अच्छे से जानते थे कि अरमान मायरा के बिना एक दिन भी नहीं रहता है। अरमान मुस्कुराकर कुणाल को देखते हुए कहता है, जी भैया, आपको जैसा ठीक लगे। फिर अरमान कुणाल के गले मिलता है और अनिल जी के पैर छूकर वहां से चला जाता है। ऑफिस से बाहर आकर अरमान अपनी कार की तरफ आता है तो एक बॉडीगार्ड आगे आकर अरमान के लिए कार का डोर ओपन करता है और अरमान कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को कपूर निवास चलने को कहता है। अरमान की कार के पीछे उसके बॉडीगार्ड की कार भी चल पड़ती है। बेंगलोर में जो कुछ उसके साथ हुआ था उस वजह से अब अरमान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो पहले की तरह अपने और मायरा के साथ बॉडीगार्ड्स लेकर चलता था। अरमान जब रास्ते में ही था तब उसे वीर का कॉल आता है, तो उसे वीर से पता चलता है कि बेंगलोर में जो उसके साथ हुआ था वो सब करण ने किया था। यह सुन अरमान गुस्से से भर जाता है और वीर को फोन पर कहता है, वीर, वो करण जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर निकालो, उसे अब मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। वीर ओके बॉस कहकर कॉल काट देता है। अरमान कपूर निवास पहुंच गया था। कार से निकलकर अरमान घर के अंदर जाता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम में आकर अरमान अपना ओवरकोट निकालकर सोफे पर रखता है और खुद भी वहीं सोफे पर बैठ जाता है और सिर पीछे सोफे से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी मायरा अरमान के पास आकर उसकी गोद में बैठकर अपने हाथ उसके गले में डालते हुए उसे हक कर लेती है। मायरा के अचानक ऐसा करने से अरमान उसे कुछ भी नहीं कहता है और उसके बालों पर अपने हाथ फेरने लगता है। थोड़ी देर बाद अरमान को मायरा के रोने की आवाज़ आने लगती है, तो अरमान उसे खुद से अलग करने लगता है, पर मायरा की मजबूत पकड़ की वजह से मायरा उससे दूर नहीं होती है। अरमान मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछता है, जान क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो मायरा रोते हुए ही उससे कहती है,
आप बहुत बुरे हैं अरमान। आप जानते हैं कि मैं किस वजह से परेशान थी। फिर भी सच्चाई जानते हुए भी आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्यों अरमान? आपने ऐसा क्यों किया? मायरा के सवाल का अरमान कोई जवाब नहीं देता है। तो मायरा रोते हुए अपना सिर उठाकर अरमान की तरफ देखती है और अरमान के सीने पर मुक्के मारते हुए उससे कहती है, बोलिए ना, आपको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तभी अरमान उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसको अपने करीब खींच लेता है और मायरा के होठों पर अपने होठ रखने ही वाला होता है कि तभी उसे मायरा के होठों पर कट का निशान दिखता है। तो उसे अपना सुबह का बिहेवियर याद आता है कि कैसे उसने अपने गुस्से को मायरा पर निकाला था। मायरा ने डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी ताकि कोई उसके होठों के निशान ना देख सके, लेकिन अरमान से उसका यह निशान छुपा नहीं। अरमान मायरा के बेहद करीब था, जिस वजह से उसे यह निशान दिख गया। वहीं अरमान के ऐसा करने से मायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अरमान ने अपनी नज़र उसके होठों से हटाकर मायरा के चेहरे की तरफ देखा तो मायरा आंखें बंद किए हुए थी। मायरा को देख अरमान को सुबह मायरा का उसे खुद से दूर करना और उसकी बातें याद आ जाती हैं। तो अरमान मायरा की गर्दन छोड़ देता है और उसे अपनी नज़रें फेर लेता है। अरमान की पकड़ छूटते ही मायरा अपनी आंखें खोलकर अरमान को देखती है। तो अरमान मायरा को अपनी गोद से उठाता है और खुद भी उठकर रूम से बाहर जाने लगता है। तो मायरा भागकर अरमान को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए उससे कहती है, आई एम सॉरी अरमान, आप चाहें तो मुझ पर गुस्सा कर लीजिए, पर प्लीज ऐसे मुझसे नाराज मत रहिए। मुझसे आपकी ये बेरुखी सही नहीं जाती है। माना मुझसे गलती हुई है, पर आप एक बार खुद को मेरी जगह रखकर सोचिए। अरमान मायरा के हाथों को अपने आप से दूर करता है और मायरा की तरफ पलटकर उससे कहता है, मायरा, उस दिन मैं भले ही ये बात नहीं जानता था कि उस वक्त मेरे और सोनल के बीच कुछ हुआ भी है या नहीं, पर जब तुमने हमारे रिश्ते पर सवाल उठाए तो पता है मुझे कितना बुरा लगा। और हाँ, इस बात को भी जाने दो, पर जब तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें धोखा दिया है, तो तुम्हें पता है उस वक्त से मेरा दिल कितने टुकड़ों में बट चुका था। मैं पूरी तरह से टूट गया था। पर जब इतना सब हो जाने के बाद भी जब तुमने मुझे प्यार से गले लगाया और प्यार से किस किया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उस वक्त ये तक भूल गया कि तुमने मुझ पर और हमारे रिश्ते पर भरोसा भी नहीं किया था। मायरा रोते हुए बस अरमान की बातों को सिर झुकाए चुपचाप सुन रही थी। वहीं अरमान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो आगे अपनी बात जारी रखते हुए गुस्से से कह रहा था, जब मुझे तुम्हारी और तुम्हारे साथ की जरूरत थी तब तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई, और आज सुबह जो तुमने किया उसकी तो मैंने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी। इतना गुस्सा नहीं, नफरत, वो भी मुझसे, अपने पति से। और तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर जब आज मुझे उस वीडियो का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि जिसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है उसे सच्चाई बताकर फायदा ही क्या है। फिर अरमान मायरा के हाथ को पकड़कर अपने दिल पर रखते हुए उससे कहता है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है मायरा, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी लाइफ में अब तक कोई दूसरी लड़की नहीं थी। तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने अपने पूरे दिल से चाहा है। मायरा अरमान के सीने से लिपटते हुए उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए अरमान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती, पर जब आपकी बाहों में मैंने सोनल को देखा तो मैं खुद के गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई। अरमान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, पर मुझे खुद से दूर मत करिए, मैं मर जाऊंगी। अरमान, आपके बिना मुझे छोड़कर मत जाइए। इतना कहकर मायरा जोर से रोने लगती है और अरमान पर अपनी पकड़ को कस देती है। ऐसे ही मायरा लगातार रो रही थी। अरमान से मायरा का रोना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तभी अरमान को महसूस होता है कि मायरा की पकड़ उस पर से छूट गई है और उसके रोने की आवाज़ भी बंद हो गई है। अरमान घबराते हुए मायरा के चेहरे को अपने एक हाथ से थामता है और दूसरे हाथ से उसके कमर को लपेटकर थामता है। अरमान उसके गाल थपथपाने लगता है। मायरा को बेहोश देख अरमान घबरा जाता है और मायरा को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर लिटा देता है। फिर अरमान जल्दी से अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और राघव को कॉल करके जल्दी से एक फीमेल डॉक्टर को लेकर आने को कहता है। अरमान मायरा के हाथों को अपने हाथों में लिए बेड पर बैठा था। उसे मायरा की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा था कि उसने आज खुद के गुस्से पर कंट्रोल किया होता तो उसकी मायरा आज इस हालत में नहीं होती। वो बेसब्री से डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। तभी रूम का डोर ओपन होता है और राघव एक फीमेल डॉक्टर के साथ रूम में एंटर करता है। डोर की आवाज़ सुनकर अरमान अपनी नज़र घुमाकर देखता है
तो एक फीमेल डॉक्टर और राघव रूम में एंटर हुए हैं। अरमान जल्दी से मायरा के हाथ को नीचे रखता है और बेड से उठकर एक साइड खड़ा हो जाता है। तो वो डॉक्टर आगे बढ़कर मायरा का चेकअप करने लगती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर मायरा को एक इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन को देख अरमान घबरा जाता है और डॉक्टर को देखते हुए कहता है, क्या बात है डॉक्टर, कोई बड़ी बात तो नहीं? क्या मेरी वाइफ पूरी तरह से ठीक है? अरमान की बात सुनकर वो डॉक्टर कहती है, आपकी वाइफ कितने मंथ प्रेग्नेंट है? तो अरमान कहता है 3 मंथ। तो डॉक्टर अरमान को देखकर कहती है, मिस्टर मलिक, आपको अपनी वाइफ का ठीक से ख्याल रखना चाहिए। उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आपकी वाइफ बेहोश हो गई है। इस हालत में आपको उनका खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें जितना हो सके उतना खुश रखिए और उनकी डाइट का पूरा ध्यान रखें। डॉक्टर की बात सुनकर अरमान घबराते हुए कहता है, डॉक्टर, क्या मेरी वाइफ और मेरा बेबी दोनों ठीक है? अरमान का सवाल सुनकर वो डॉक्टर कहती है, मिस्टर मलिक, आप परेशान मत होइए, वो दोनों ठीक हैं। क्या मैं आपकी वाइफ की रिपोर्ट देख सकती हूँ? तो अरमान ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, रिपोर्ट्स तो मुंबई में है। मायरा का चेकअप भाई मुंबई की बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से हो रहा है। हम तो बस 1-2 दिन के लिए मनाली आए थे, तो रिपोर्ट साथ नहीं लाए। अरमान को नहीं पता था कि मायरा अपनी रिपोर्ट साथ लेकर आई है। उसने अपनी रिपोर्ट अरमान से छुपा कर रख ली थी। अरमान का जवाब सुन डॉक्टर ने कहा, इट्स ओके, बस आप अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखें। वैसे मैंने अभी इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। इतना कहकर वो डॉक्टर उस रूम से बाहर चली जाती है और राघव भी डॉक्टर को छोड़ने उसके साथ ही चला जाता है। डॉक्टर राघव के रूम से बाहर जाते ही अरमान बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। अरमान मायरा के सराहने बैठकर उसके सिर को अपनी गोद में रख लेता है और उसके माथे को अपने होठों से चूमते हुए कहता है, जान, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। फिर अरमान मायरा के बालों में अपने हाथ फेरने लगता है। थोड़ी देर बाद मायरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठती है। तो अरमान उसे सहारा देते हुए बेड पर पीछे टेक लगाकर बिठाता है। मायरा अरमान के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उससे कहती है, अरमान, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? प्लीज़, जो भी हुआ उसे मेरी नादानी समझकर भूल जाइए। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मायरा अपनी गीली आंखों से अरमान को देखती है तो अरमान आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, बस बहुत हुआ इस बारे में, और मत सोचो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मायरा अरमान से अलग होकर उसके होठों को हल्का सा चूमकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे पता था अरमान, आप ज़्यादा देर तक मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते हैं। आई लव यू अरमान। अरमान मायरा की बात का जवाब देते हुए कहता है, आई लव यू टू जान। फिर अरमान मायरा को अपने गले लगा लेता है और कहता है, जान, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? मायरा अरमान के गले लगे हुए ही बस हाँ में जवाब देती है। तो अरमान मायरा के बालों को सहलाते हुए कहता है, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, उसके अलावा भी क्या कोई और बात है जिसकी वजह से तुम परेशान हो? ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अरमान ने बातों को गोल गोल घुमाकर पूछने की बजाय उसने सीधे सीधे मायरा से पूछ लिया, जिसे सुन मायरा घबरा गई। उसे पता था कि जब वो बेहोश हुई थी तब अरमान ने ज़रूर डॉक्टर को बुलाया होगा। कहीं डॉक्टर ने अरमान को सब बता तो नहीं दिया। मायरा यह सब सोचकर बहुत घबरा गई थी। फिर उसे याद आया कि उसने अपनी रिपोर्ट्स तो अरमान से छुपा कर रखी है, तो उसे इस बारे में कैसे पता चल सकता है। मायरा अपने ही उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि तभी अरमान की आवाज़ एक बार फिर उसके कानों में पड़ी। अरमान ने मायरा को खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए फिर से वही सवाल किया। तो मायरा घबराते हुए अरमान से अपनी नज़रें चुराकर बेड से उठते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है अरमान, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मायरा बेड से नीचे उतरी तो अरमान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सच में कोई और बात नहीं है ना? तो मायरा ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए अरमान की तरफ देखा और कहा, सच में कोई और बात नहीं है। फिर अपने दोनों हाथों से अरमान का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए कहती है, बातों से पेट भरना है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए नीचे चलकर डिनर करते हैं। आज मैंने सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। तो अरमान मुस्कुराते हुए बेड से उठता है और फिर दोनों नीचे डाइनिंग एरिया में आते हैं और खाना खाकर दोनों रूम में आते हैं और चेंज करके दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगले दिन अरमान और मायरा मुंबई के लिए अपने प्राइवेट प्लेन से निकल जाते हैं। कुछ ही घंटों में दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं। अरमान और मायरा जब मलिक मेंशन पहुंचते हैं तो रियांस मायरा को देखकर भागता हुआ उसके पैरों से लिपट जाता है और कहता है,
गुलाबो आप आ गई, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो मायरा उसके गालों को प्यार से खींचते हुए कहती है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। ये कह मायरा झुककर रियाज के माथे को चूम लेती है, तो रियाज उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, गुलाबो आप मेरे साथ चलो, आपको कुछ दिखाना है। रियाज को इस तरह मायरा का हाथ पकड़कर भागते हुए देख अरमान ने रियाज को रोकते हुए कड़क आवाज में कहा, रियाज रुको। अरमान की आवाज़ सुन रियाज और मायरा रुक जाते हैं और अरमान को देखने लगते हैं। अरमान रियाज के पास जाकर उसे देखते हुए कहता है, रियाज थोड़ा आराम से चलो, किस बात की जल्दीबाजी है। फिर मायरा को देखकर बोला, रियाज तो बच्चा है, ना समझ है, मगर तुम तो समझदार हो, थोड़ा धीरे नहीं चल सकती, भागने की क्या ज़रूरत है। मायरा हैरानी से अरमान को देख रही थी कि अरमान कितना ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। वो इतनी भी तेज नहीं भाग रही थी जितना अरमान कह रहा है। उसे भी अपने बच्चे का ख्याल है। वहीं रियाज अरमान के इस तरह बोलने से वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि आज से पहले अरमान ने कभी रियाज से इस तरह कड़क आवाज़ में बात नहीं की थी। रियाज ने अरमान को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी अंकल। इतना कर रियाज ने मायरा का हाथ छोड़ दिया और अपनी नज़र नीचे कर खड़ा रहा। प्रिया जी और दादी जी जो वहीं सोफे पर बैठे थे, उन्होंने जब अरमान को रियाज और मायरा से इस तरह बात करते देखा तो उन्हें हैरानी हुई। दादी जी ने जब रियाज का मासूम चेहरा देखा तो उन्होंने अरमान को देखते हुए थोड़े गुस्से में कहा, अरमान ये क्या तरीका है बात करने का। दादी आगे कुछ बोलती या प्रिया जी कुछ कहती, उससे पहले ही अरमान ने मायरा को अपनी गोद में उठाया और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रूम की तरफ जाने लगा। वहीं मायरा हड़बड़ा गई। अरमान के ऐसे अचानक गोद में उठाने से उसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि दादी जी और प्रिया जी भी वहीं थे। मायरा ने अरमान को नीचे उतारने को बोला भी, लेकिन अरमान ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर मायरा ने रियाज की तरफ देखा, जो मायूसी से उसे जाते हुए देख रहा था। रियाज के चेहरे पर मायूसी देख मायरा का दिल रो पड़ा। अरमान मायरा को रूम में लेकर आया और बेड पर लिटाकर उसके माथे पर किस करके बोला, तुम रेस्ट करो, सुबह भी जल्दी उठ गई थी। इतना कह अरमान चेंज कर अपने बिजनेस सूट पहनकर ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं मायरा अरमान के जाने के बाद रियाज के रूम में जाती है तो देखती है कि रियाज स्टडी टेबल के चेयर पर बैठकर टेबल पर बुक्स रखकर पढ़ाई कर रहा है। मायरा रियाज के पास जाती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है, तो रियाज अपना चेहरा उठाकर मायरा को देखता है। मायरा को अपने सामने देख रियाज खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मायरा भी रियाज को देख स्माइल करती है और कहती है, क्या दिखाना था आपको। रियाज खुश होते हुए अपनी चेयर से उठता है और मायरा का हाथ पकड़ उसे दूसरे टेबल के पास ले जाता है और टेबल पर रखी हैंडमेड फैमिली ट्री दिखाते हुए कहता है, देखो गुलाबो, ये मैंने बनाया है, ये मेरी फैमिली ट्री है। मायरा अपने घुटनों पर बैठकर उस ट्री को देखती है। ट्री बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था। उस पर लगे फोटोज, जिसमें सभी के नाम के साथ फोटोज लगाई गई थी। दादी की फ़ोटो के ऊपर बड़ी दादी लिखा था और प्रिया जी की फ़ोटो पर दादी, राकेश जी की फ़ोटो पर दादू, रुद्र रजत की फ़ोटो पर बड़े चाचू और छोटे चाचू लिखा था और मायरा की फ़ोटो पर मम्मा और अरमान की फ़ोटो पर पापा लिखा था। अरमान और मायरा की फ़ोटो के नीचे रियाज ने अपनी फ़ोटो लगाई हुई थी और उसके साथ ही एक वाइट प्लेन पेपर लगाया हुआ था, जिसमें लिखा था, छोटी सिस्टर। मायरा ने जब अपनी और अरमान की फ़ोटो पर मम्मा पापा लिखा हुआ देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपनी नम आंखों से रियाज को देखते हुए कहा, रियाज आपने मेरी और अरमान की फ़ोटो पर मम्मा पापा क्यों लिखा है। मायरा ने जब अपनी फ़ोटो पर मम्मा पापा लिखा हुआ देखा तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो शुरू से ही रियाज की माँ बन चुकी थी। बस रियाज के मुँह से कभी उसने अपने लिए माँ शब्द सुना नहीं था, लेकिन आज जब उसने देखा कि रियाज ने अपनी फैमिली ट्री में उसको अपनी माँ की जगह दी है तो वो खुशी से रो दी। रियाज ने मायरा को देखते हुए कहा, क्योंकि आप मेरी मम्मा ही तो हो और ब्लू आइज वाले अंकल मेरे पापा। मैंने अपने मम्मा पापा को सिर्फ फोटोज़ में ही देखा है। मेरे सभी फ्रेंड्स के मम्मा पापा स्कूल में आते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं, उनकी हर विश पूरी करते हैं। मेरे लिए सब आप ही तो करती आई हो शुरू से, और अब ब्लू आइज वाले अंकल भी तो ये सब करते हैं मेरे लिए। तो आप दोनों ही तो मेरे मम्मा पापा हो। फिर रियाज मायरा को उस ट्री में लगे वाइट पेपर को दिखाते हुए कहता है, इस पेपर पर मैं अब अपनी छोटी सिस्टर की फ़ोटो लगाऊंगा। रियाज की बातें सुन मायरा पूरी तरह से इमोशनल हो गई थी और रियाज के मुंह से अपने लिए मम्मा सुन तो उसके आंसू बह निकले। उसने कसकर रियाज को अपने सीने से लगा लिया और कहा,
रियाज साहब को नहीं पता आज आपने अपनी गुलाबों को कितनी बड़ी खुशी दी है। रियाज ने अपना चेहरा मायरा के सीने से निकालकर मायरा को देखा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आप रो क्यों रही हो मम्मा? रियाज के मुंह से मम्मा सुन मायरा को ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी दुनिया का खजाना मिल गया हो। मायरा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और साथ ही उसके चेहरे से स्माइल भी नहीं जा रही थी। मायरा अपनी भीगी पलकों के साथ स्माइल करते हुए रियाज का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, एक बार फिर बोलना। तो रियाज ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बड़े ही प्यार से कहा, मम्मा। तो मायरा ने उसे एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया। वहीं दरवाजे पर प्रिया जी और दादी जी खड़ी होकर ये सब देख और सुन रही थी। अरमान और मायरा के जाने के बाद रियाज वहाँ से उदास होकर अपने रूम में चला जाता है और कुछ देर बाद अरमान भी ऑफिस चला जाता है। तो प्रिया जी और दादी जी भी आपस में कुछ बातें कर रियाज के रूम की तरफ चली जाती हैं। जब वे दोनों रियाज के रूम में पहुंचती हैं, रियाज और मायरा की बातें सुनकर और उनका प्यार देखकर उन दोनों की भी आंखें नम हो जाती हैं। प्रिया जी और दादी जी अंदर आती हैं और दादी मायरा और रियाज के सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं। तो मायरा और रियाज अपना चेहरा ऊपर उठाकर दादी को देखते हैं, जो मुस्कुराकर उन दोनों को देख रही थी। मायरा आज बहुत खुश थी। वो जल्दी से उठी और दादी जी के गले लगकर कहा, दादी आपने सुना, रियाज ने मुझे मम्मा कहा। फिर दादी से दूर होकर मायरा प्रिया जी के गले लग बोली, मम्मा आपने भी सुना ना, रियाज ने मुझे मम्मा कहा। प्रिया जी मायरा को देखते हुए मुस्कुराई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर कहा, हाँ हमने सुना, तुम सच में उसकी माँ हो। भले ही तुमने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन सही मायने में तुम ही उसकी माँ हो। दादी जी ने भी मायरा को देखते हुए कहा, जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाती। माँ बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे के जन्म से लेकर उसे पालने पोसने तक, उसे अच्छे संस्कार देने तक, अच्छे बुरे की पहचान कराने तक का सफ़र एक माँ को तय करना होता है। तुमने बस रियाज को जन्म ही नहीं दिया है, बाकी सब तुमने एक माँ बनकर उसे दिया है, सिखाया है। तुम्हारे दिए संस्कार हमें रियाज में दिखते हैं। तुम बहुत अच्छी माँ हो और अपने आने वाले बच्चे के लिए भी तुम एक अच्छी माँ बनोगी। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। दादी और प्रिया जी की बातें सुन मायरा को ऐसा लगा जैसे वाकई वो रियांश की माँ है। लेकिन अपने बच्चे के बारे में सुन मायरा थोड़ा मायूस हो गई। उसने अपने मन में ही खुद से कहा, दादी मैं भले ही रियांश की अच्छी माँ बन गई, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मैं तो उसके मुंह से माँ भी नहीं सुन पाऊंगी। काश की जो खुशी आज रियांश ने मुझे दी है, वही खुशी मुझे अपने बच्चे से भी मिल पाती, लेकिन ये तो नामुमकिन है। ये सब सोचते हुए मायरा की आंखों से आंसू छलक गए। दादी जी और प्रिया जी तो यही सोच रही थी कि रियाज ने जो खुशी उसे दी है, उस खुशी में मायरा के आंसू बह रहे हैं। प्रिया जी ने बड़े ही प्यार से मायरा को अपने गले लगाया और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराने लगी। जब मायरा चुप हो गई तो चारों साथ बैठकर खूब सारी बातें करने लगे। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। शाम को सभी ऑफिस से घर लौट आए थे। मायरा किचन में रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। अरमान घर के अंदर आते ही रियांश को आवाज़ लगाने लगा। अरमान की आवाज़ सुन रियांश भागा हुआ लिविंग एरिया में आ गया। वहाँ घर के सभी मेंबर मौजूद थे। प्रिया जी, राकेश जी, दादी जी, रजत और रुद्र भी। रुद्र अब यहीं मुंबई में रहता था। जब यूएस में कोई काम होता तभी वो जाया करता था। अरमान की आवाज़ सुन मायरा भी किचन से लिविंग एरिया में आ गई। मायरा थोड़ा डर रही थी कि अरमान कहीं फिर से सुबह वाली बातों को लेकर रियाज पर गुस्सा ना हो जाए। वहीं रियाज अपनी नज़रें झुकाए चुपचाप अरमान के सामने खड़ा था। उसे भी डर लग रहा था कि अरमान सुबह की बात से अभी उससे नाराज है। अरमान ने जब रियाज का डरा हुआ चेहरा देखा तो उसने रियाज का हाथ पकड़ अपने पास बुलाया और उसका चेहरा ऊपर उठाकर बड़े ही प्यार से कहा, आप नाराज हैं मुझसे? तो रियाज ने नामे से हिला दिया। ये देख अरमान मुस्कुराया और रियाज को अपनी गोद में बिठाकर कहा, सॉरी चैप, मैंने सुबह आपसे रूडली बात की। वो क्या है ना, आपकी गुलाबों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और आप उन्हें इस तरह खींच कर ले जा रहे थे, तो बस मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। इतना कि अरमान ने अपने दोनों कान पकड़कर रियाज को देखते हुए कहा, सॉरी, आगे से अंकल कभी ऐसा नहीं करेंगे। रियाज ने मुस्कुराते हुए अरमान से कहा, इट्स ओके अंकल, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। फिर वो अरमान के गले लग गया और अरमान ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को चूम लिया। फिर अरमान ने रियाज को खुद से दूर कर उसे एक शॉपिंग बैग दिया, तो रियाज ने खुश होते हुए उसे ले लिया और उसे खोल कर देखा तो स्माइल करते हुए बोला, इतने सारे टॉय आप मेरे लिए लाए हैं अंकल?
तो अरमान ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। घर के सभी लोग ये देख खुश थे और दादी जी और प्रिया जी को ये देखकर अच्छा लगा कि अरमान को अपनी गलती का एहसास होने पर उसने रियान से माफ़ी मांगी और उसे खुश भी कर दिया। वहीं मायरा ये सब देख बहुत खुश थी कि अरमान भी रियाज को उसकी ही तरह प्यार करता है और उसकी नाराज़गी का भी ध्यान रखता है। वो अच्छे से जानती है कि उसके जाने के बाद अरमान रियाज का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, शायद उससे भी ज़्यादा। फिर मायरा वहाँ से किचन में चली जाती है। सभी जेंट्स ऑफिस से थके हुए आए थे तो वे सभी फ्रेश होने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ ही देर में सभी डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठे थे। सभी ने साथ मिलकर डिनर किया और कुछ देर लिविंग एरिया में सोफे पर साथ बैठकर बातें करने लगे। लेकिन मायरा बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो रूम में रेस्ट करने चली जाती है और शावर लेकर चेंज कर बेड पर आकर लेट जाती है। उसे अपने पेट में और कमर में दर्द हो रहा था। उसे आज डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन रियाज के साथ उसका पूरा दिन कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला और उसे डॉक्टर के पास जाना ध्यान भी नहीं रहा। वो कल डॉक्टर के पास जाएगी और पेट दर्द के बारे में पूछेगी। यही सब सोचकर मायरा सो जाती है। इधर लिविंग एरिया में भी सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और अरमान भी अपने रूम में आ जाता है। अरमान देखता है कि मायरा सो रही है तो वो भी मायरा की बगल में आकर लेट जाता है और मायरा के चेहरे को निहारने लगता है। सोते हुए मायरा के चेहरे पर दर्द और परेशानी दिख रही थी। मायरा नींद में ही बड़बड़ाई, अरमान हमारे बेबी का ध्यान रखना। अरमान मायरा की बात सुन उसके सिर को सहलाते हुए कहा, हम दोनों हमारे बेबी का ध्यान रखेंगे। इतना का अरमान ने मायरा के माथे पर किस किया और फिर उसके होंठों पर भी हल्के से किस किया। होंठ पर किस करने के बाद जैसे ही अरमान की नज़र मायरा के गले पर गई तो वो देखकर हैरान हो गया। उसने ध्यान से मायरा के गले के आसपास देखा तो उसे याद आया कि कल सुबह मनाली में उसने कैसे गुस्से में मायरा को किस करते हुए बाइट किया था। उसने बाइट इतनी ज़ोर से किया था कि उसके दांत के निशान पर जख्म बन गए थे। यह देख अरमान को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बना लीं और कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अरमान अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बेड से उठकर फर्स्ट एड किट लाता है और उसमें से ऑइंटमेंट निकालकर मायरा के घावों पर लगाता है। तो मायरा के चेहरे पर नींद में भी दर्द के भाव उभर आते हैं। यह देखकर अरमान उसके घाव पर फूंक मारते हुए आराम से ऑइंटमेंट लगाता है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। तो उसकी आंखों से कुछ आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क जाते हैं। ऑइंटमेंट लगाने के बाद अरमान मायरा को ब्लैंकेट उड़ाता है और फर्स्ट एड किट साइड टेबल पर रखकर मायरा को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अरमान सोचने लगता है कि उसने कैसे कल से मायरा के ये निशान नहीं देखे। तो उसे याद आता है कि मायरा कल से ही बंद गले के कपड़े पहन रही थी। वो अपने गले के निशान छुपा रही थी और गर्मी होने की वजह से उसने आज ये नाइटी पहनी है, वरना उसे पता ही नहीं चलता कि उसने मायरा को चोट पहुंचाई है। अरमान की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसने कसकर मायरा को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। अरमान को भी थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। अगले दिन अरमान की नींद सुबह 6 बजे खुल जाती है। अरमान एक नज़र अपनी बाहों में सो रही मायरा को देखता है और झुककर उसके माथे पर किस कर लेता है। फिर अरमान धीरे से बेड से नीचे उतर जाता है और मायरा को ठीक से ब्लैंकेट उड़ाकर रूम से बाहर चला जाता है। बाहर आकर अरमान सीधा जिम में चला जाता है। अरमान कुछ घंटे जिम में वर्कआउट करता है। अरमान का शरीर जब पूरी तरह पसीने से भीग जाता है तो वो वर्कआउट करते हुए रुक जाता है और जिम से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम में आकर अरमान देखता है कि मायरा अभी भी सो रही है तो वो बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अरमान शावर लेकर चेंजिंग रूम में आता है और चेंज कर रूम में आ जाता है और फिर मिरर के सामने खड़ा होकर तैयार होने लगता है। पूरी तरह तैयार होने के बाद अरमान अपना फ़ोन लेकर रजत को कॉल करता है और उसे कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देकर कॉल काट देता है और फ़ोन अपने पॉकेट में रखकर मायरा की तरफ बढ़ जाता है। मायरा अभी भी सो रही थी। अरमान ऑइंटमेंट लेकर मायरा के पास आता है और धीरे धीरे उसके गले के आसपास बने घाव पर लगा देता है। फिर उसके सिर को सहलाते हुए माथे को चूम लेता है और फिर उसके होंठों को भी हल्का सा चूमकर जल्दी से उससे दूर हो जाता है। अरमान मायरा की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि मायरा जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से ही वो बहुत सोती है, इसलिए अरमान उसकी नींद खराब नहीं करता था। अरमान ब्रेकफास्ट करके रियाज को भी लेकर चला जाता है। वो पहले रियाज को स्कूल छोड़ता है, फिर ऑफिस के लिए चला जाता है। मायरा की नींद सुबह 9 बजे खुलती है।
तो वो उठकर बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर बाद शावर लेकर चेंजिंग रूम में आकर कपड़े पहनती है। फिर रूम में आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मायरा नीचे आकर ब्रेकफास्ट करती है। फिर प्रिया जी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसे मीटिंग के लिए बाहर जाना है। प्रिया जी को बताने के बाद मायरा रूम में आती है और हॉस्पिटल में फ़ोन कर अपॉइंटमेंट लेती है। फिर अपनी मेडिकल फाइल को अपने हैंडबैग में रखकर घर से निकल जाती है। कार राघव ड्राइव कर रहा था। वो गाड़ी को नॉर्मल से थोड़ा कम स्पीड में ही कार चला रहा था, क्योंकि अरमान ने उसे कहा था। उसने पहले भी राघव को कई बार कार थोड़ा तेज स्पीड में चलाने को कहा, तो वो अरमान को फ़ोन करके पूछने लगता है कि कार की स्पीड बढ़ाएं या नहीं, और अरमान हर बार ही उसे मना ही कर देता था, जिस वजह से मायरा बहुत गुस्सा हो जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन आज मायरा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने राघव से कार की स्पीड बढ़ाने को कहा तो वो अरमान को फ़ोन करके पूछेगा और फिर अरमान को पता चल जाएगा कि मायरा कहाँ जा रही है। कुछ ही घंटों में मायरा हॉस्पिटल पहुँच जाती है। मायरा इस वक्त डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर के सामने बैठी थी। मायरा ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, डॉक्टर 2 दिन से मेरे पेट और कमर में दर्द रहने लगा है। ज़्यादा तेज़ दर्द नहीं होता, बस थोड़ा ही दर्द होता है। ऐसा क्यों है डॉक्टर? डॉक्टर ने मायरा को देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा 3rd मंथ कंप्लीट होकर 4th मंथ स्टार्ट हो गया है। बच्चे ने ग्रोथ करना शुरू कर दिया है और तुम्हें दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, स्पेशली तुम्हारा यूट्रस। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम प्रॉपर रेस्ट करो और अपनी डाइट पर ध्यान दो। तुम्हें प्रॉपर बेड रेस्ट की ज़रूरत है और तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम प्रॉपर रेस्ट भी कर रही हो। अगर तुम ऐसे ही लापरवाही करती रही तो मुझे मजबूरन तुम्हारे हस्बैंड को सब बताना पड़ेगा। मायरा डॉक्टर की बात सुन जल्दी से बोली, नो डॉक्टर प्लीज़, आप मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बताइएगा। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। मैं कंप्लीट बेड रेस्ट करूंगी और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखूंगी। बस आप मेरे हस्बैंड को कुछ मत बताइएगा। अगर आपकी सारी बात मानने के बाद तो मैं डिलीवरी तक हेल्दी रही तो हो सकता है कि मुझे कुछ ना हो और मैं बच जाऊं। ऐसे केस में अक्सर मिरेकल भी तो होते हैं और फिर 5% चांसेस भी तो है मेरे पास बचने के। मानती हूँ ज़्यादा चांस नहीं है, बट कुछ तो चांस है। मायरा की बात सुन डॉक्टर ने मायरा को देखते हुए कहा, देखो मायरा, मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती हूँ। मैं अभी तुमसे यही कहूँगी कि तुम अबॉर्शन करवा लो। अभी वक्त है। अगर तुम्हारा 4th मंथ भी कंप्लीट हो गया तो उसके बाद तुम चाह कर भी अबॉर्शन नहीं करवा पाओगी। इसलिए एक बार फिर सोच लो। डॉक्टर की बात सुन मायरा मायूस हो जाती है और डॉक्टर को देखते हुए कहती है, मैंने सोच लिया है डॉक्टर, मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी, चाहे मैं जिंदा रहूं या नहीं। इतना कहकर मायरा अपनी मेडिकल फाइल लेकर डॉक्टर के केबिन से चली जाती है। मायरा इस वक्त कार में मायूस बैठी थी और राघव ड्राइव करते हुए सामने लगे मिरर में से मायरा को देख रहा था। जब से मायरा हॉस्पिटल से आई थी तब से ही राघव मायरा को नोटिस कर रहा था कि वो बहुत उदास है। राघव उससे पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मायरा ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए राघव से कहा, राघव भैया, गाड़ी ओबराय मेंशन की तरफ ले लीजिए। राघव ने मिरर में से मायरा को देखते हुए जवाब दिया, ओके मैम, और कार ओबराय मेंशन की तरफ घुमा लिया। कुछ ही देर में कार ओबराय मेंशन के बाहर रुकती है तो मायरा कार से उतरकर घर के अंदर आती है। अंदर आते ही लिविंग एरिया में दादाजी, दादी जी और सुमन जी बैठे होते हैं। मायरा को आता देख तीनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सुमन जी सोफे से उठकर मायरा के पास स्माइल करते हुए आती हैं और उसे गले लगाकर कहती हैं, कैसी है मेरी बच्ची? तो मायरा मुस्कुराकर सुमन जी को देखते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? सुमन जी मायरा को देखते हुए, मैं भी ठीक हूँ, आओ बैठो। मायरा दादाजी और दादी जी को देख उनके पास जाती है और झुककर उनके पैर छूने लगती है। तो दादी जी मायरा का हाथ पकड़कर उसे रोकती हैं और कहती हैं, मायरा, तुम्हें कितनी बार कहा है इस हालत में झुका मत करो और तुम हमारे पैर मत छुआ करो, तुम तो हमसे गले मिला करो। ये कह दादी मुस्कुराती हैं और मायरा दादी के पास बैठकर उनसे और दादाजी से गले मिलती है। तो दादाजी और दादी जी मायरा के सर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हैं। कुछ देर मायरा उन सभी से बातें करती है। फिर मायरा सुमन जी से सिया के बारे में पूछती है तो सुमन जी उसे कहती हैं, सिया अपने रूम में है, वो काफ़ी देर से हम सबके साथ ही बैठी थी।
तो हमने उसे रेस्ट करने के लिए रूम में भेज दिया है। तुम जाकर उससे मिल लो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। मायरा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है और सिया के रूम में चली जाती है। मायरा डोर ओपन कर अंदर आती है तो देखती है कि सिया बेड पर बैठकर फ़ोन में कुछ देख रही है और कानों में हेडफोन लगाया हुआ है, जिस वजह से उसे डोर ओपन करने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मायरा सिया के सामने जाकर खड़ी हो जाती है तो सिया अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो सामने मायरा को देख वो खुश हो जाती है और स्माइल करते हुए हेडफोन अपने कानों से उतारकर बेड पर रखती है और उठकर मायरा के गले लग जाती है। मायरा भी उसे गले लगा लेती है। फिर दोनों अलग होती हैं और बेड पर बैठ जाती है तो सिया मायरा को देखते हुए कहती है, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई, वरना कुछ दिनों से तो तू मुझे कॉल भी नहीं करती है और ना ही मिलती है। मायरा सिया को देखते हुए, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा काम में बिजी थी। फिर मायरा ने खुश होते हुए सिया से कहा, अच्छा सुन, तुझे एक गुड न्यूज़ देनी है। सिया मायरा को देख शरारती लहजे में बोली, कैसी गुड न्यूज़, कहीं तूने जीजू को भी प्रेग्नेंट तो नहीं कर दिया। ये कह सिया जोर से हंसने लगी। सिया की बात सुन मायरा उसके हाथ पर मारते हुए बोली, वेरी फनी, अब हंसना बंद करेगी। तो सिया हंसना बंद कर मायरा को देखते हुए कहा, ओके ओके, लो मैंने हंसना बंद कर दिया, अब बता क्या गुड न्यूज़ है। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, रियांस ने मुझे मम्मा कहा। मायरा की बात सुन सिया खुशी से उछल पड़ी और बोली, क्या तू सच कह रही है कि रियांस ने तुझे मम्मा कहा। तो मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उसने एक फैमिली ट्री बनाया है और उसमें उसने मेरी और अरमान की फ़ोटो पर मम्मा पापा लिखा है और उसने खुद मुझे मम्मा कहा। सिया ये सुन बहुत खुश थी और मायरा के चेहरे पर भी वो उस खुशी को देख सकती थी। सिया ने मायरा का हाथ पकड़ अपने हाथों में लिया और मायरा को देखते हुए कहा, तू रियल में उसकी माँ है। मैंने देखा है कि किस तरह तू उसकी मम्मा पापा दोनों बनकर तूने उसे पाला है, तो उसकी माँ बनना डिजर्व करती है। वे दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी एक सर्वेंट डोर नॉक करता है और अंदर आकर उन दोनों के लिए खाना लाकर टेबल पर रख कर चला जाता है। तो सिया और मायरा दोनों साथ बैठकर खाना खाती हैं और उसके बाद दोनों कुछ देर तक ढेर सारी बातें करती हैं। जब सिया अपने और मायरा के होने वाले बच्चे की बातें करती है तो मायरा थोड़ा उदास हो जाती है और चुपचाप सिया की बातें सुनती है। सिया मायरा को चुप देख बोली, मायरा क्या हुआ, तू चुप क्यों है। फिर मायरा के चेहरे की उदासी देखकर बोली, और तू सैड क्यों है, कुछ हुआ है क्या। मायरा ने सिया को देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, बस मम्मा पापा की याद आ गई, आज वो होते तो कितना खुश होते। ये कह मायरा की आंखों से आंसू निकल गए और मायरा सिया की गोद में अपना सिर रखकर लेट गई। तो सिया मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जो नहीं है उसके लिए दुखी मत हो, और जो है और आने वाला है उसकी खुशियाँ मना। मायरा सिया की गोद में लेटी हुई ही बोली, सिया अगर कल को मैं नहीं रही तो तू रियांस और मेरे बच्चे का ख्याल रखेगी ना। मायरा की ऐसी बातें सुन सिया ने मायरा को डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रही है तू, और ऐसी बातें मत कर, वरना मैं कभी तुझसे बात नहीं करूँगी, समझी। मायरा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी ऐसी बातें, लेकिन मैं कुछ गलत भी तो नहीं कह रही। एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है, किसी को जल्दी तो किसी को देर से। जैसे मम्मा पापा भैया भाभी सब मुझे और रियांस को इतनी जल्दी छोड़कर चले गए, वैसे ही क्या पता मैं भी जल्दी चली जाऊं। मायरा की बातें सुन सिया को अच्छा नहीं लगा। उसे इस वक्त मायरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्सा होते हुए मायरा का सिर अपनी गोद से उठाते हुए कहा, तू हट मेरे पास से, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। कब से देख रही हूँ बकवास किए जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। जा, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी है। यह कह सिया बेड से उठने लगती है तो मायरा सिया का हाथ पकड़ उसे वापस बेड पर बिठाती है और उसे देखते हुए कहती है, ओके बाबा, सॉरी, अब नहीं करूँगी ऐसी बातें, अब अपनी गोद में सिर रखकर सुला दे मुझे। बहुत दिन हो गए तेरे साथ ऐसे टाइम स्पेंड किए और मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे चैन से सोना है। तो सिया मायरा की बात सुन उसका सिर अपनी गोद में रख कर उसके सिर को सहलाने लगती है। कुछ ही देर में मायरा सो जाती है। मायरा को सोते देख सिया उसके चेहरे को देखने लगती है और कहती है, क्या हुआ है तुझे, तू क्यों इस तरह की बातें कर रही है। जब से तेरी शादी हुई है तब से तो तू बहुत खुश रहने लगी थी, फिर अचानक तुझे क्या हो गया। तेरे चेहरे पर भी अब वो खुशी नहीं दिखती, कहीं जीजू के साथ तो कोई तेरा झगड़ा या कोई बहस तो नहीं हुई। जीजू से ही पूछना पड़ेगा, तुझसे पूछूंगी
तो तू कभी बताएगी तो है नहीं। फिर मायरा के सिर को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेती है। सामर्थ्य भी आज जल्दी आ गया था। सामर्थ्य अपने रूम में आते ही मायरा को देखता है, जो सिया की गोद में सिर रखकर सो रही थी। सामर्थ्य सिया को देखकर बोला, भाभी आज यहाँ कैसे, और इन्हें क्या हुआ, सब ठीक तो है। सामर्थ्य मायरा को यहाँ देख थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मायरा बहुत ही कम ओबराय मेंशन आती थी। जब से मायरा ने अपने पापा की कंपनी को संभाला था, तब से मायरा काम में बहुत बिजी रहती थी, और काम से टाइम निकाल कर वो रियाज के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया करती थी। इसलिए मायरा को ओबराय मेंशन आने का मौका ही नहीं मिलता था। सिया सामर्थ को देख उसे चुप रहने का इशारा करती है, और धीरे से मायरा का सिर अपनी गोद से उठाकर उसके सिर के नीचे पिलो रखती है, और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर सामर्थ को लेकर बालकनी में आ जाती है। सिया सामर्थ को देखकर बोली, आज तुम जल्दी कैसे आ गए। तो सामर्थ्य सिया को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है और मुस्कुराकर सिया को देखते हुए कहता है, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो आ गया। सिया सामर्थ्य के गले में अपनी बाहें डालकर बोली, मेरी याद आ रही थी या शिफ्टिंग खत्म हो गई थी इसलिए आ गए। सामर्थ्य सिया को देखते हुए, मेरे साथ रह रहकर स्मार्ट हो गई हो। अच्छा ये बताओ भाभी को क्या हुआ। सामर्थ्य एक बहुत काबिल और स्मार्ट डॉक्टर है, तो वह इंसान के चेहरे को देखकर बता सकता है कि वो इंसान बीमार है या नहीं। जब उसने मायरा के चेहरे को ध्यान से देखा था, तभी उसे लगा कि मायरा काफ़ी थकी हुई सी लग रही है, और उसकी शायद तबीयत भी ठीक नहीं है। इसलिए उसने सिया से मायरा की तबीयत के बारे में पूछा। सिया सामर्थ्य को वो सारी बातें बता देती है जो मायरा ने उससे कही थी। सिया सामर्थ्य के गले लग थोड़ा रुआंसा होकर बोली, सामर्थ्य प्लीज़ तुम जीजू से बात करके पता करो कि क्या हुआ है। मायरा को वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। बचपन से जानती हूँ मैं उसे, जब तक कोई वजह ना हो तो वो ऐसी बातें नहीं करती, और वो ऐसी है, अगर उसे कोई तकलीफ भी होगी ना तो वो भी वो कभी नहीं बताएगी, बस चुपचाप सब सहती रहेगी। सामर्थ्य सिया की पीठ सहलाते हुए, तुम परेशान मत हो, मैं अरमान से बात करता हूँ। अरमान भी आज ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था, तो उसने मायरा के साथ अपने फार्म हाउस जाने का प्लान बनाया। अरमान अपनी कार में बैठकर मायरा को कॉल करने ही वाला था कि उससे पहले सामर्थ्य का कॉल आ जाता है। अरमान ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ सैम क्या बात है, जल्दी बता, अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो बाद में बात करता हूँ, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ। सामर्थ्य ने भड़कते हुए कहा, इतना भी क्या बिजी है तू कि दूसरों के लिए तेरे पास टाइम ही नहीं है, और 2 मिनट बात कर लेगा तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सामर्थ्य को भड़कता देख अरमान ने शांत लहजे में कहा, शांत शांत, इतना क्यों भड़क रहा है। अच्छा बोल, क्या बात करनी है तुझे। सामर्थ्य ने थोड़े शांत लहजे में कहा, फ़ोन पर नहीं, तू मेरे घर आ, घर पर साथ बैठकर बात करेंगे। तो अरमान ने मना करते हुए कहा, नहीं यार आज नहीं, फिर कभी बैठते हैं ना, अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर कभी बात करते हैं। आज मुझे मायरा को लेकर फार्म हाउस जाना है। कुछ दिनों से हम दोनों ही काम में बहुत बिजी हैं, जिस वजह से हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। आज ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया, तो सोचा क्यों ना साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। मैं अभी घर ही जा रहा हूँ। सामर्थ ने कहा, घर जाने की बजाय तू अपनी गाड़ी घुमा और मेरे पास आ जा, क्योंकि भाभी यहीं है, ओबराय मेंशन में। अरमान थोड़ी हैरानी से बोला, क्या मायरा वहाँ है तेरे घर पर। वो कब गई वहाँ, और उसने मुझे बताया भी नहीं। तो सामर्थ ने थोड़ा भड़कते हुए कहा, क्यों, यहाँ आने के लिए भाभी को तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, वो अपनी मर्जी से नहीं आ सकती। तो अरमान ने कहा, अरे नहीं यार वो बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इतना कर अरमान ने कॉल कट कर ड्राइवर को ओबराय मेंशन चलने को कहा। कुछ ही देर में अरमान ओबराय मेंशन पहुंच गया था। लिविंग एरिया में बैठा सामर्थ अरमान का ही वेट कर रहा था। अरमान को आता देख सामर्थ सोफे से उठकर अरमान के पास आ जाता है, और स्माइल करते हुए दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। अरमान ने सामर्थ को देखते हुए पूछा, मायरा कहाँ है। तो सामर्थ ने अरमान को देखते हुए कहा, भाभी सिया के साथ रूम में है, तू मेरे साथ चल, तुझसे कुछ बात करनी है। तो अरमान ने सामर्थ्य से कहा, क्या बात करनी है। सामर्थ अरमान का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते हुए बोला, पहले चल तो सही, फिर बताता हूँ आगे की